आज हम लोग अपनी हिस्ट्री के क्लास 8 चैप्टर 3 को कवर करेंगे। और जैसा कि चैप्टर नेम आप देख रहे हैं, रूलिंग द कंट्री साइड, यानी कि जो पिछला चैप्टर है जिसमें हमने देखा था ट्रेड टू टेरिटोरी, यानी अंग्रेज कैसे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे और कैसे वो यहाँ के टेरिटोरी यानी इलाकों और प्रांतों पर अपना कब्जा करने लगे। अब हम देखेंगे कि अच्छा, जब उन्हें टेरिटोरी मिल गई तो उन्होंने किस तरह से उस पर शासन किया, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत ही एक यहाँ पे फिगर से की गई है, जहाँ कि हम देख सकते हैं कि ये रॉबर्ट क्लाइव है जो कि बहादुर शाह जफर सेकंड से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर रहे हैं। और ये बेसिकली ये जो इवेंट है ये रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में होता है, जिसको उनके एक कमीशनड यानी कि उनके एक पेंटर ने किया था, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने पहले से ही कमीशन दे रखा था। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को बड़ा ही शौक था कि जितने भी जो मेमोरेबल इवेंट हो उसके लाइफ के, उसको कैप्चर किया जाए। क्योंकि अंग्रेज़ों के इमेजिनेशन में ये जो इवेंट था, यानी जो दीवानी प्राप्त करने का जो इवेंट था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट था, इसलिए उसने इसकी पेंटिंग करवाई थी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्पेरर बहादुर शाह जफर सेकंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। अब जैसे ही दीवानी सौंप दी गई, वो स्टेट के चीफ फाइनेंशियल हो गए और उन्हें अथॉरिटी और कंट्रोल स्टेट पे मिल चुका था। अब ऐसा मिलने से क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसकी जितनी भी एक्सपेंसेस थी, है ना, ग्रोइंग एक्सपेंसेस थी, उसके लिए उन्हें अब एनफ रेवेन्यू यानी राजस्व मिलने लगा। तो अब उन्हें जो भी खरीदना था वो अब आसानी से खरीद सकते थे। और उन्हें अब ये भी सोचना था कि ये जो रिसोर्स है, रेवेन्यू, हम इसको कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन करें और किस तरह हम इसको ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेज़ तो थे यहाँ पे, जब कुछ साल वो यहाँ पे व्यतीत किए तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ सावधानी से यहाँ पे चलना होगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा अपने लालच को दिखाएंगे या फिर ज़्यादा अगर हम राजा को यहाँ को ऑप्रेस करेंगे तो हो सकता है कि ये लोग हमारे खिलाफ रिवॉल्ट कर दें, यानी कि क्रांति कर दें। तो उन्हें पता था कि बीइंग एन एलियन पावर, क्योंकि वो एक विदेशी पावर थे, तो उन्हें यहाँ के जो पास्ट के जितने भी रूलर्स हैं कंट्री साइड में, जिन्होंने पहले से रूल कर रखा है, उनके साथ तालमेल पैसिफाई करके चलना होता था। क्योंकि उन्होंने पहले से यहाँ के अथॉरिटी, यहाँ के प्रेस्टीज प्रतिष्ठा को यहाँ पे एंजॉय किया हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि हमें इनके साथ थोड़ा बना के रखना पड़ेगा। फिर उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ के जो लोकल पावर है, जो छोटे पावर है, उनके साथ भी हमें कम्प्लीटली उनको एलिमिनेट नहीं कर देना है। क्योंकि अगर कम्प्लीटली एलिमिनेट करेंगे, पूरी तरह से हटाएंगे, तो विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम पहले इसको कंट्रोल करते हैं, अपने नियंत्रण में लाते हैं। उसके बाद से जब ये हो गया तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जो कंपनी है वो किस तरह से हमारे कंट्री साइड को कोलोनाइज करती है। ठीक है ना, कोलोनाइज में क्या होता है कि जब कोई कंट्री किसी पर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली उस पर बहुत सारे चेंजेस ला देती हैं, अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्स, यानी जो उनको पैसा मिला वो कैसे उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया, जो राइट्स थे लोगों को उन्होंने किस तरह से उसको रीडिफाइन किया। उसके अलावा जो क्रॉप्स थे वो किस तरह के क्रॉप्स थे, वो जो उसको प्रोड्यूस करवाना चाहते थे उन्होंने प्रोड्यूस करा। यानी बेसिकली इसमें हम देखेंगे कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, रेवेन्यू का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, लोगों के राइट्स कैसे चेंज हुए, और उन्होंने नील की खेती जो उन्हें जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से थी, उन्होंने लोगों से किस तरह से ज़बरदस्ती करवाया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रेवेन्यू फॉर द कंपनी, जो हमारा पहला टॉपिक है। तो जैसा ही कंपनी दीवान बन गई, ठीक है ना, यानी कि वो स्टेट हेड बन गई, तो अब उसने देखा कि मतलब कि अब सारे मतलब कि पैसे तो आ रहे थे, लेकिन कंपनी के दिमाग में हमेशा, कंपनी ने हमेशा अपने आप को एज ए ट्रेडर देखा है। यानी प्राइमरीली हमेशा उसने खुद को एक ट्रेडर देखा है, उसने कभी भी यहाँ को रूलर नहीं देखा। क्योंकि उनका हमेशा से मोटो था कि हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं और वापस से ब्रिटेन चले जाना है। ठीक है, अब जो कंपनी है ये बहुत सारा रेवेन्यू इनकम तो चाहती थी, लेकिन अभी भी ये रेगुलर सिस्टम के असेसमेंट और कलेक्शन के से अनविलिंग थी, यानी रिलेक्टेंट थी। उनको मतलब था कि अगर कोई हमें खुद से रेवेन्यू ला कर दे दे तो हमें जा कर के चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना रेवेन्यू आया और इतना ही क्यों है। अगर हमारे खर्च के हिसाब से मिल जाता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि फिर उन्होंने देखा कि ये जो रेवेन्यू का जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए हम उन्हें क्या करना था, फाइन कॉटन खरीदना था, सिल्क क्लथ, है ना। वो ही सोच रहे थे कि जितना सस्ते दाम पे हम खरीद पाएँ एज पॉसिबल उतना हम खरीद पाएँ। ठीक है, 5 साल के अंदर कंपनी ने देखा कि जो
गुड्स वो वहाँ पे जो थे, है ना, वहाँ के वो डबल हो गए, ठीक है ना। जो बंगाल के जो गुड्स के वैल्यू थे वो डबल हो गए। 1765 से पहले कंपनी जो गुड्स इंडिया से खरीदती थी वो गोल्ड और सिल्वर से खरीदती थी, लेकिन 1765 यानी कि दीवानी मिलने के बाद से अब जो कंपनी है वो कलेक्टेड रेवेन्यू से ही अपने सारे सामान को खरीद लेती है जो इन्हें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, और उनके देश यानी ब्रिटेन का कोई भी खजाने का सोना और चांदी यहाँ पे खर्च नहीं हो रहा है। ये उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि 1765 यानी दीवानी मिलने के बाद से कंपनी ने क्या किया, यहीं के रेवेन्यू कलेक्शन से यहीं के प्रोडक्ट खरीद करके ब्रिटेन भेजने लगे, और वो लोग जो पहले अपने गोल्ड और सिल्वर से खरीदते थे वो चीज़ बंद हो गया, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अब वो रेवेन्यू को जब वो अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करने लगे तो बंगाल की जो फाइनेंशियल स्टेटस है यानी जो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत क्राइसिस में चली गई, ठीक है ना। अब वहाँ के जो आर्टिशियन हैं वो गांव छोड़ कर के जाने लगे, डिज़र्ट करने लगे यानी छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उन्हें अपने सामान को कंपनी को सस्ते दामों पे लो प्राइस पे बेचने के लिए वो मजदूर थे, ठीक है ना। जो पीजेंट थे यानी जो किसान थे वो अपने ड्यूज़ को पे करने में अनेबल थे, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे। जो आर्टिशनल प्रोडक्शन थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा यानी उसका पतन होने लगा, वो गिरने उसमें गिरावट आने लगी। और जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन है ये भी धीरे इसने भी कोलैप्स यानी ये भी धड़ाम से गिर गया। 1770 में इसकी वजह से क्या हुआ कि बंगाल में एक बहुत ही टेरिबल, एक बहुत ही भयानक अकाल आया जिसमें कि बंगाल की 1/3 यानी कि 1/3 आबादी ख़त्म हो गई, वाइप्ड आउट हो गई, ठीक है। तो दो डेट था, एक तो 1765 जिसमें कंपनी को दीवानी मिली, और 1770 जिसमें कि बंगाल में बहुत भयानक अकाल आया था। अब हम यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये फिगर है, ये जो वीकली बाज़ार लगता था मुर्शिदाबाद में, ठीक है ना, ये वहीं का है, बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जहाँ पे आर्टिशियन और पेजेंट जो थे वो अपने सामान को ले जाकर बेचते थे और फिर उन पैसों से अपनी चीज़ों को खरीद करके आते थे। तो ये जो मार्केट है ये भी क्या हुआ, बैडली अफेक्ट हुआ, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा ही नहीं रह जाएगा तो वो अपने चीज़ों को खरीदेंगे कैसे, ठीक है। अब हम आते हैं द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, यानी जब इस तरह की चीज़ें हुई कि जब रिजर्व रेवेन्यू जो है वो अंग्रेज अपने लिए खर्च करने लगे, कंपनी के लिए खर्च करने लगे, तो बंगाल के जो लोग थे यानी जो हमारे देश के लोग थे उनको बड़ी परेशानी हुई। तो अब कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को ये दिमाग में आया कि अरे भाई, रेवेन्यू तो हमें इनसे ही कमाना है, जब इनके पास होगा ही नहीं तो हम फिर मांगेंगे किससे। तो उनके दिमाग में आया कि जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे इसने सोचा कि चलो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि इनके पास होगा तभी तो ये हमें देंगे। तो कुछ साल तक तो ये ठीक रहा, उसके बाद से जो मज़दूर थे वो बिल्कुल ही बेचारे कंगाल हो गए। तो अब वो भूखे मरने पर उतर गए, अब वो देंगे ही क्या। तो उन्होंने कहा कि चलो इनसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करवा लेते हैं, ताकि अगर ये इनके पास होगा तो ये हमें दे देंगे। तो जो इकोनॉमी था ये रियोन हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। तो वही बात है कि कंपनी को जो इनकम है वो कहाँ से हम सर्टेन कर पाएंगे कि अच्छा आपको इनकम मिलेगा। तो अब बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे, कंपनी का ऑफिशियल ने, अब उन्होंने सोचा कि ऐसा कि हम लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको हम इनकरेज करते हैं ताकि ये जो एग्रीकल्चर है ये थोड़ा इम्प्रूव होगा तो हमें भी कुछ मिलेगा। अब ये कैसे हुआ कि 2 डिकेट्स यानी डिकेट्स मतलब होता है दशक, यानी लगभग 20 साल के डिबेट पर इस पे बातचीत होते होते कंपनी ने फाइनली परमानेंट सेटलमेंट यानी कि यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त 1793 में यानी कि 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि जो राजस थे, तालुकदार थे, है ना, उनको ज़मींदार के फॉर्म में जाना जाएगा, ठीक है, इस सेटलमेंट के तहत। और उनसे कहा गया कि वो रेंट कलेक्ट करेंगे पीजेंट से, है ना, और कंपनी को राजस्व पे करेंगे, यानी कि पैसा जो है वो तालुकदार और राजा कलेक्ट करेंगे, इसको ज़मींदार बोलते हैं, और कलेक्ट करके कंपनी को दे देंगे, ठीक है। और वो जो अमाउंट जो पे करेंगे वो परमानेंट होगा, ठीक है ना, यानी कि जो रेट कंपनी फिक्स कर देगी वही उन्हें देना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में जो है ना, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। तो उन्होंने एक ये भी चीज़ सोचा कि अगर हम इस चीज़ को फिक्स कर देते हैं तो हमें एक परमानेंट
है ना, एक हमें एक रेगुलर रेवेन्यू आता रहेगा, रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू आता रहेगा जो कंपनी के कॉफर यानी कि कंपनी के खजाने में आता रहेगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो ज़मींदार हैं कहीं ना कहीं ये भी इनकरेज होंगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जो फिक्स्ड पैसा देना है उससे अगर एक्स्ट्रा जो होगा वो ज़मींदार खुद रख लेंगे, तो ज़मींदार भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं टेम्प्ट होंगे कि अच्छा चलो ये काम करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या होगा, जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे वो प्रोडक्शन का जो एक्स्ट्रा होगा वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें कंपनी को तो एक फिक्स्ड ही अमाउंट देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस से जहाँ पे इनकी फ़ोटो है, ठीक है ना, ये गवर्नर जनरल बने थे जब हमारा परमानेंट सेटलमेंट, यानी हमारा नहीं, कि परमानेंट सेटलमेंट जब इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी। जो परमानेंट सेटलमेंट है इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे इन्होंने देखा कि जो ज़मींदार है ना, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो कंपनी लैंड के इम्प्रूवमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और जो रेवेन्यू जो फिक्स था, ऐसा नहीं है कि वो बहुत मतलब फिक्स था तो वो बहुत छोटा अमाउंट था, ज़मींदार आसानी से पे कर देंगे, वो ऑलरेडी इतना हाई था कि जिसे पे करना ज़मींदार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, डिफ़िकल्ट टू पे था। और उसके साथ उन्होंने एक रूल लगाया था कि अगर कोई भी इसको पे करने में फ़ेल हो जाता है तो जो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वो अपने में मिला लेंगे, यानी उसको ऑक्शन के थ्रू कंपनी क्या कर लेगी, उसको सोल्ड ऑफ कर देगी, बेच देगी, ठीक है ना। इसके तहत बहुत सारी ज़मींदारी जो है वो बिक भी गई, कंपनी ने ऑक्शन में नीलामी में बेच भी दिया। तो जो फर्स्ट डिकेड 19th सेंचुरी था इसमें सिचुएशन थोड़ी सी बदली। अब बदली क्या, क्योंकि जो खेती है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई उसमें, है ना, और जो प्राइसेस है मार्केट में वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुए, कल्टीवेशन स्लोली एक्सपैंड हुआ। इसका मतलब ये था कि जो ज़मींदार थे इनका कहीं ना कहीं इनकम होने लगा था, ठीक है ना। लेकिन कंपनी को कोई गेन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो रेवेन्यू था वो तो परमानेंटली फिक्स था। तो कंपनी को ये भी बात अच्छी नहीं लग रही थी कि अरे भाई, यानी कि अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो भाई उसके खाते में क्यों जा रहा है, आ रहा है तो हमारे ही खाते में है, इनसे भी उनको दिक्कत हुई, ठीक है ना। तो जो ज़मींदार थे, है ना, अभी भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड को इम्प्रूव करने में, हल्का फुल्का हुआ था। और कुछ जो थे वो अपने अर्ली ईयर्स में, यानी कि जब परमानेंट सेटलमेंट जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो स्टार्टिंग में ही वो अपने जो रेवेन्यू था उसको पे करने में फ़ेल हो गए थे, जिसकी वजह से उनका ज़मीन चला गया था। तो उनको इस चीज़ की भी एक कहीं ना कहीं अफसोस था कि हमारा ज़मीन चला गया। और जब चला गया तो फिर अभी अगर खेती सुधरी भी है तो वो किस पर बोएं, ठीक है ना। तो अब उनके क्या था कि जो ट्रबल होने लगा, अब इस रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट को जो अदर जो ज़मींदार हैं वो इस पर सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में था कि अरे भाई आज हम लैंड को इम्प्रूव कर दें और कल कुछ हो और इसको जो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं इसको ऑक्शन में डाल दें। तो इस तरह से उनके दिमाग में था, इसलिए वो इसको इम्प्रूव करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, ठीक है ना। तो जब तक ज़मींदार तो थे वो टेनेंट को, यानी कि जो उनके जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनको दे करके काम करवा लेते थे, तब तक ठीक था। लेकिन वो इम्प्रूव करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे ज़मींदार, यानी राजा और वहाँ के जो क्या कहते हैं, जो राजा थे और वहाँ के, ठीक है। तो हम आते हैं अब यहाँ पे जो राजा और तालुकदार थे, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे आते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कोलब्रुक है, इन्होंने बंगाल के जो रियोट्स हैं, है ना, यानी कि जो रैयत बोलते हैं हिंदी में, रैयत जो कि मतलब हम लोग के यहाँ लोकल में इसको बोलते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, बटैया पे जो दिया जाता है, कि मतलब उसमें एक किसान होता है जिसको हम अपना खेत दे देते हैं, वो उसमें अपना अनाज लगाता है, बोता है, और कुछ हिस्सा वो रख लेता है और कुछ हिस्सा हमें दे देता है, और ज़मीन हमारी ही होती है। तो कोलब्रुक जो थे ये इन्होंने कहा, बंगाल के जो रैयत थे यानी कि जो किसान थे जो कि किराए पे खेती करते थे, उनके बारे में क्या लिखा है कि कुछ जो विलेजेस थे वहाँ पे कुछ पावरफुल रयोट्स थे, यानी कि रैयत थे, और वो वो रोपते नहीं थे, उसके बजाय वो क्या करते थे, अपने ज़मीन को, है ना, दूसरे टीनेंट्स को दे देते थे, ठीक है ना। और जो उसका रेंट था वो बहुत हाई रखते थे,
तो 1806 में क्या हुआ, H.T. कोलब्रुक ने डिस्क्राइब किया है कि जो कंडीशन थी ये हमारे किसानों की, अंडर टेनेंट किसानों की ये थी कि द अंडर टेनेंट्स रिप्रेस बाय एन एक्सेसिव रेंट इन काइंड, यानी उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस रेंट देना होता था, ठीक है ना, और एंड बाय यूसेरियस रिटर्न्स फॉर द कैटल, और उसके बदले में उन्हें कोई भी मतलब चीज़ मिलता नहीं था ना, सब्सिस्टेंस एडवांस टू देम, कैन नेवर एट्रिकेट देमसेल्फ फ्रॉम डेप्ट, और इस तरह से वो एक कर्ज में दबे हुए थे कि वो उस कर्ज के सर्कल से कभी निकल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। इन सो एब्जेक्ट टू स्टेट दे कैनॉट लेबर इन स्पिरिट, अब इस हालत में कोई कैसे अपने आत्मा से मजदूरी करेगा, ठीक है ना, जब वो इतना कम कमा रहे हैं और उनके दिमाग में है कि हमारा जो फ्यूचर है इस कंडीशन में कभी भी बेटर ही नहीं हो सकता है, तो उनके अंदर का जो स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं मर जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड। उसके पहले ये थोड़ा सा इसको हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा, ऑन अदर हैंड द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव, मतलब ये बहुत ही एक तरह का ऑप्रेसिव, मतलब दबाने वाला एक तरह का नियम था, क्योंकि जो ज़मींदार को जो रेंट पे किया जा रहा था वो बहुत ही हाई था, ठीक है ना, और जो राइट्स थे लैंड के वो इनसिक्योर थे, जैसा कि आपको पता है कि रेंट नहीं पे कीजिएगा परमानेंट सेटलमेंट में तो आपकी ज़मीन ऑक्शन में चली जाएगी, कंपनी उसको नीलाम कर देगी, ठीक है। तो जो इस रेंट को पे करना होता था तो प्रायः जो मनी लेंडर थे उनसे वो लोग लोन लिया करते थे, ठीक है ना। अब जो लोन था, अगर वो एक तो मनी लेंडर से आप लोन ले रहे हैं, अगर आप उसको पे करने में अगर आप फेल हो गए तो वो क्या करते थे, लैंड से आपको हटा देते थे, जिस लैंड को वो लोग जनरेशन से रोप रहे हैं उनको बेदखल कर दिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे महल, महल एक ब्रिटिश है वर्ड है जिसका मतलब होता है गाँव, ठीक है। इन ब्रिटिश रेवेन्यू महल इज रेवेन्यू स्टेट विच में बी अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, यानी कि एक गांव को कहा जाता है विलेज को, या फिर ग्रुप ऑफ विलेज को कहा जाता है महल, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा महलवारी सिस्टम, इसको हम लोग देखेंगे, यानी परमानेंट सेटलमेंट तो हमारा हो गया, अब हम देखते हैं महलवारी सिस्टम। तो ये जो अर्ली 19th सेंचुरी है इसमें कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने कन्विंस किया कि जो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू है इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए वापस से अगेन, क्योंकि जो हमने जो फिक्स किया हुआ है परमानेंटली, है ना, ये कंपनी को नीड को अगर ज़्यादा हुई तो हम मतलब अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए तो वो तो फिक्स है, तो फिर हम ज़्यादा कैसे लेंगे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था, बंगाल का जो प्रांत था, है ना, प्रेसिडेंसी, जो कि आजकल मोस्टली उत्तर प्रदेश में जा चुका है, तो वहाँ पे जो इंग्लिश मैन थे कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी, उन्होंने एक नया सिस्टम डिवाइस किया, है ना, यानी हॉल्ट मैकेंजी ने एक नया सिस्टम निकाला, वो था महलवारी सिस्टम, ठीक है ना, जो कि इफेक्ट में यानी कि 1822 से इफेक्ट में आया। उसने सोचा कि जो विलेज है वो एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थर्न इंडियन सोसाइटी का, और उसे प्रिजर्व करना यानी उसे संरक्षित करना बहुत आवश्यक है, और उसके डायरेक्शन में था कि जो कलेक्टर हैं, है ना, वो गांव-गांव जाएंगे, लैंड को इंस्पेक्ट करेंगे, यानी ज़मीन देखेंगे, उस ज़मीन को नापेंगे, है ना, और जो वहाँ की जो कस्टम्स है यानी जो ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, राइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के, उनको रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद से वो किसको कितना मतलब कि देना है उसके लैंड के एरिया के हिसाब से उसको एक एस्टिमेट रेवेन्यू ईच प्लॉट का गाँव में वो कैलकुलेट करके आएंगे, यानी ईच महल में, और उस हिसाब से हर गांव को उतना पे करना होगा। जैसे कि ये जो गांव है यहाँ से पता चल गया कि कितना ज़मीन है और कितना उनको रेंट पे करना, तो ये उनको जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पे करना होगा, तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया महलवारी सिस्टम, ठीक है। तो अब ये जो डिमांड था, है ना, उन्होंने ये भी बोला कि परमानेंट सेटलमेंट की तरह जैसे नहीं होगा, हम समय समय पर क्या करेंगे कि इसे हम पीरियडिकली इसको हम रिवाइज करते रहेंगे, यानी इसको हम चेंज करते रहेंगे, और नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, ठीक है। तो वो जो चीज़ जो है पे कर रहे थे कंपनी वाले, वो जो उनको ने कंपनी के हेडमैन को दे दिया जो ज़मींदार थे, उसके बाद से जो महलवारी सेटलमेंट यहाँ तक हो जाती है। तो महलवारी सिस्टम आई थिंक आपको क्लियर है कि एक गांव में जाना है, कैलकुलेट करना है कि भाई आपको कितना, आपका कितना ज़मीन है, आपको कितना पे करना है, और वो जो विलेज का हेडमैन है वो ले जा करके कंपनी ऑफिशियल्स को दे देगा। यहाँ तक क्लियर है महलवारी सिस्टम। अब नेक्स्ट है हमारे पास मुनरो सिस्टम, ठीक है ना। अब ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे मुनरो, इन्होंने इसको डिवाइस किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है मुनरो सिस्टम, ठीक है।
तो जो जो ब्रिटिश टेरिटोरीज थी साउथ में, यानी हमारे देश के जो साउथ में, जो दक्षिण में जो थी, वहाँ पे ये जो परमानेंट सेटलमेंट आइडिया है ना, ये ऐसे ही एक आइडिया मूव किया, ठीक है ना। अब इस नए आइडिया को किस नाम से जाना गया? इस नए आइडिया को रैयतवाड़ी, है ना, रैयतवाड़ के नाम से जाना गया। इसमें क्या होता था कि जो, क्योंकि वहाँ पे उतने ज़्यादा स्केल्स में ज़मीन नहीं होते थे, तो स्मॉल स्केल को कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कुछ एरिया को क्या किया, लिया। और उसने क्या किया, जो कि उसने वो उस ज़मीन को लिया जो कि टीपू सुल्तान से युद्ध में वो जीता था, उसने उसको लिया। उसके बाद से उसने वहाँ पे उसको डेवलप किया, थॉमस मुनरो ने उसको सब्सिक्वेंटली डेवलप किया, और धीरे धीरे ये जो सिस्टम था ये पूरे साउथ इंडिया में फैल गया, जिसको मुनरो सिस्टम के नाम से जाना जाता था। तो जो रीड और मुनरो थे, इन्होंने सोचा कि यहाँ के जो यहाँ पे जो है ये ज़मींदारी की कोई ट्रेडिशन नहीं है। बाकी जो जगह थे, जैसे कि बंगाल वगैरह थे, वहाँ पे ज़मींदारी की प्रथा थी, यहाँ ज़मींदारी की कोई ट्रेडिशन प्रथा नहीं थी। तो उन्होंने जो जो बोला कल्टीवेटर्स को कि आपको जो लैंड्स आप जनरेशन से टाइल कर रहे हैं, यानी रोप बो रहे हैं, ठीक है ना, आपको वो हम उसको केयरफुली सेपरेट से सर्वे करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से आपका जो रेवेन्यू का असेसमेंट बनाया जाएगा कि आपको कितना पैसा देना है, ठीक है ना। तो मुनरो ने सोचा कि जो ब्रिटिश है, ठीक है ना, जो ब्रिटिश हैं, इसको एक पैटर्नल फादर फिगर के रूप में काम करना चाहिए, और जो उनके जो राइट हैं, उनके जो चार्ज हैं, उसको उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली मुनरो सिस्टम में क्या हो रहा है, एक बार देख लीजिए कि इसमें आपको जाना है ना, जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है वहाँ जाना है, और वहाँ के जो राइट्स हैं जो वहाँ पे खेती कर रहे हैं, है ना, उनको सर्वे करना है, और सर्वे करके असेसमेंट के बाद से उनको बता देना है कि भाई आपको इतना पे करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑल इज़ नॉट वेल, यानी सब कुछ ठीक नहीं था। अब जैसे ये सारे सिस्टम इम्पोज हुए, लागू हुए, तो कुछ साल बाद उनको ये पता चला कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऑल वॉज नॉट वेल विद देम, ठीक है ना। ड्राइवन बाई डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड, यानी कि उनको वो मजबूर थे, उनको उनके अंदर एक इच्छा थी कि भाई हमको अपना जो लैंड का इनकम है, रेवेन्यू है, उसको उन्होंने इतना क्योंकि उनके अंदर ये इच्छा थी, क्योंकि जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो रेवेन्यू था बहुत हाई डिमांड कर रखा था उसका, बहुत ज़्यादा, जिसको कि पीजेंट जो थे, किसान जो थे, वो पे करने के लिए अनेबल थे, ठीक है ना। तो जो राइट्स थे वो फ्लीड कंट्री साइड, यानी कि वो गांव छोड़ करके चले गए, और जो विलेज है वो क्या हो गया, डिजर्टेड हो गया, यानी कि वीरान हो गया। जो ऑप्टिमिस्टिक यानी जो आशावादी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये इमेजिन किया था कि इस सिस्टम से पीजेंट्स के अंदर कुछ मतलब कि कुछ चीज़ अच्छी होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ था। यानी जितने भी सिस्टम लगाए गए थे, है ना, मुनरो सिस्टम, परमानेंट के बाद से जो दूसरा लगा था महलवाड़ी सिस्टम, रैतवाड़ी सिस्टम, तो उनको ऑप्टिमिस्टिक को ये लग रहा था कि शायद इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी और हमारे रेवेन्यू में कुछ इनकम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब क्रॉप्स फॉर यूरोप, यानी कि यूरोप के लिए कौन से क्रॉप्स उगाने थे। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली एल्ड रेवेन्यू। अब उन्होंने देखा कि अगर जो कंट्री साइड है, अगर ये रेवेन्यू नहीं दे पा रही है, तो कुछ ऐसा करें कि यूरोप में जितने भी क्रॉप्स रिक्वायर्ड है आप उनसे वो रोपवा लो, ठीक है ना, ये चीज़ तो हो सकता है। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक, है ना, उन्होंने जो कंपनी है, उन्होंने अपने कल्टीवेशन, यानी जो ओपियम का मतलब होता है अफीम, ठीक है, ओपियम का मतलब होता है अफीम, इंडिगो का मतलब नील, उन्होंने ये पूरा बेस्ट कोशिश किया कि हम इसको पूरा एक्सपैंड कर दें कंट्री साइड में, क्योंकि अगर ये हमें रेंट नहीं दे, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा काम करें, ठीक है। तो इस सेंचुरी के अंत तक ये चीज़, मतलब ये जो चीज़ चला, ठीक है ना। तो ब्रिटिश जो थे उसने परसुएड किया, यानी कि उन्होंने ज़बरदस्ती की, फोर्स किया कल्टीवेटर्स को कि आप जो है इसको प्रोड्यूस कीजिए, है ना, क्रॉप्स को। जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर कैन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र, पंजाब राइस इन मद्रास। हाउ वॉज दिस डन? तो अब ये हुआ कैसे? द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू, अब उन्होंने इस कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारी उन्होंने तरीके को अपनाया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एक देखते हैं कि
वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम यहाँ पे एक क्रॉप देखेंगे और किस तरह से वो उसके मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते थे यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर है, ये एक कलमकारी प्रिंट है, ठीक है, कलमकारी प्रिंट है। ये 20वीं सेंचुरी इंडिया में होता था और ये मॉरिस कॉटन प्रिंट है जो कि लेट 19वीं सेंचुरी इंग्लैंड में होता था, ठीक है ना। तो ये दोनों फिगर हैं 5 और 6 जो हैं ये इमेजेस है कॉटन प्रिंट के हैं, ठीक है ना। अब जो कलमकारी है इसको हमारे आंध्र प्रदेश, इंडिया के आंध्र प्रदेश के बुनकर बनाते थे, और जो राइट साइड में फ्लोरल प्रिंट है यानी कि जो फूल का जो छाप है इसको विलियम मॉरिस, है ना, जो कि एक फेमस पोएट थे, आर्टिस्ट थे 19वीं सेंचुरी के ब्रिटेन के, उन्होंने ही बनाया था, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ दोनों में क्या थी, एक कॉमन थी। अब कॉमन क्या थी कि दोनों में ही आप देख सकते हैं कि ब्लू रिच कलर यानी कि नीले कलर का ज़्यादा प्रयोग, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसको आप मतलब कि दोनों के फॉर्म में इंडिगो बोल सकते हैं। अब ये कलर कहाँ से आए, ये कलर कैसे प्रोड्यूस हो, अब ये सवाल खड़ा होता था, ठीक है। तो जो ब्लूप्रिंट आप देख रहे हैं, है ना, इसको हम लोग इंडिगो कहते हैं और ये हमें नील के पौधे से मिलता है, इंडिगो प्लांट से मिलता है, और इसी के तहत ब्लू डाई मिलता है, ठीक है ना। और जो मॉरिस जो प्रिंट्स थे, है ना, ये 19वीं सेंचुरी ब्रिटेन के थे, ये इंडिगो प्लांट्स जो इंडिया में कल्टीवेट होते थे, है ना, यहाँ से वो जाते थे। अब इंडिया जो था, है ना, ये इसका बिगर सप्लायर था उस समय दुनिया का, इंडिगो सप्लाई करने का सबसे, दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बिगेस्ट सप्लायर था इंडिगो नील का वर्ल्ड में, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वाई द डिमांड ऑफ इंडिगो, इंडियन इंडिगो। अब ठीक है, तो इंडियन इंडिगो की ही डिमांड क्यों हो रही है, और जगह भी तो नील की खेती हो सकती है। तो इसका एक कारण ये है कि जो हमारे यहाँ के जो नील होते थे वो मोस्टली प्राइमरीली ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक्स का मतलब कि हमारे यहाँ जो जो तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जो है इक्वेटर के पास पड़ते हैं। तो बाई द 13वीं सेंचुरी इंडिगो वॉज बीइंग यूज बाई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, यानी कि 13वीं शताब्दी में जो इंडियन इंडिगो है इसका इस्तेमाल इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में कपड़ों को डाई करने के लिए किया जाता था, है ना। तो उस समय क्या था कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन जो इंडिगो था, नील था, वो यूरोपियन मार्केट में पहुंच पा रहा था और उसका जो दाम था वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। तो अब वहाँ के जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हैं उनको इसके लिए एक अलग प्लांट कैल्ड वार्ड, है ना, वार्ड पे डिपेंड होना पड़ा। अब जो वार्ड होता है ये सरसों की हाइट का होता है और इसका कलर भी सरसों के फूल पीला कलर का होता है, ठीक है। अब ये जो था ये टेम्परेट जोन समझते हैं ना, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, यानी कि जो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, मैं नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ, उसे लेकर के जो हमारा आर्टिक सर्कल है उसके बीच में जो जाता है टेम्परेट जोन, उसको उसमें ये उपजने वाली फल थी और ये इजली अवेलेबल थी। इसको उगाया जाता था नॉर्थन इटली में, साउथर्न फ्रांस में और जर्मनी में, ब्रिटेन में इसको उगाया जाता था, ठीक है ना। तो अब जो इंडिगो की जो कंपटीशन है ना, वार्ड प्रोड्यूसर जो है ये प्रेशराइज्ड हो गए देयर गवर्नमेंट टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। तो यानी कि जब वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों ने इसको ग्रो करने मतलब उपजाने लगे, तो वहाँ के यूरोप के लोगों ने अपने गवर्नमेंट पे प्रेशराइज किया कि भाई तुम एक काम करो, इंडिगो का जो मतलब जो इम्पोर्ट है वो क्या कर दो, उस पर बैन लगा दो, ठीक है ना। यानी कि वहीं पे ऑलरेडी इतने सारे जब लोग इंडिगो उपजा रहे हैं तो दूसरे के देशों से इंपोर्ट क्यों करना, इंपोर्ट करेंगे तो और कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो उन लोगों ने गवर्नमेंट से कहा कि बैन लगा दो अब, ठीक है। तो जो क्लॉथ डायर्स थे, है ना, वो इंडिगो एज ए डाई का यूज़ करते थे, ठीक है। जो इंडिगो प्रोड्यूस होता था वो रिच ब्लू कलर था, लेकिन जो वार्ड था यानी कि जो हमारे यहाँ का जो इंडिगो था, है ना, वो उसका जो कलर आता था बड़ा रिच आता था, यानी बड़ा डार्क चटक बोल सकते हैं, और उनके यहाँ का जो ब्लू आता था वो थोड़ा सा पेल यानी डल यानी कि थोड़ा फीका फीका था, ठीक है। तो 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, है ना, अब उन्होंने अपने गवर्नमेंट को परसुएड किया, यानी उन पे बोला कि आप इस इंडिगो इंपोर्ट के बैन को रिलैक्स, मतलब इसमें थोड़ा सा छूट दे दो, ठीक है ना। क्यों दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ का जो इंडिगो था वो ज़्यादा अच्छा था, चटक था, उसका कलर ज़्यादा ब्राइट आता था, और उनके यहाँ थोड़ा ये आता था, तो बिजनेस पर्पज से उन्होंने कहा कि थोड़ा आने दो। द फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंग्यू, है ना, और कैरिबियन आइलैंड में उन्होंने क्या किया, खुद अपना रोपने लगे।
ब्राज़ील में पुर्तगीज़ रोपने लगे, और जमैका में जो इंग्लिश मैन थे वो रोपने लगे, स्पेनिश में के वेनेजुएला में ये सारी खेती होने लगी। इंडिगो प्लांटेशन आल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे पार्ट में भी इंडिगो प्लांटेशन का काम होने लगा। प्लांटेशन आप समझते हैं रोपने का जो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि प्लांटेशन अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाई ए प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। ठीक है, इसमें आपका कॉफ़ी आता है, सॉरी शुगर केन, टोबैको, टी, ये सब तंबाकू वगैरह भी आता है। ठीक है, अब 18वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ कि जो इंडियन इंडिगो है इसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, जो ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन्होंने क्योंकि इनका जो बिजनेस था वो ड्रामेटिकली एक्सपैंड हो गया, और इसके इतना एक विशाल डिमांड आ गया कपड़ों की डाई के लिए कि वहाँ पे इंडियन इंडिगो की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई। ठीक है ना, तो जैसा कि पता है कि जो डिमांड बढ़ा तो जो इसके एग्जिस्टिंग सप्लाईज थे, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज से, अमेरिका से, है ना, वो कुछ रीज़न की वजह से क्या हो गए, कोलैप्स हो गई, यानी कुछ वजह था जिससे कि वहाँ की जो सप्लाईज थी वो बंद हो गई। बिटवीन 1783 टू 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन वर्ल्ड फेल बाई हाफ, यानी कि दुनिया में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो जितना हो रहा था उसका आधा हो गया। ठीक है ना, अब जो ब्रिटेन के जो डायर्स थे वो डिस्परेटली, यानी कि वो हमारे इंडिगो के लिए सप्लाई के लिए एकदम मतलब कीन, एकदम नहीं होता, बेकरार, बेचैन होगा कि भाई इंडिया से तो कैसे भी आना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में तो हो नहीं रहा है, तो अब एक यही एकमात्र हमें एक सहारा दिख रहा है। तो फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड, तो अब ये कहाँ से इसको प्राप्त किया जाए, ये एक सवाल था। तो अब ब्रिटेन जो है इंडिया की तरफ अपना रुख करता है। Faced with rising demand of indigo in Europe, the company in India looked for a way to expand the area under indigo cultivation. तो कंपनी ने सोचा कि एक काम करते हैं कि इंडिया में जो नील की खेती है इसको हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल एक्सपैंडेड रैपिडली। बंगाल में क्या हुआ कि जो इसकी खेती है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। ठीक है ना, और ऐसा हुआ कि 1788, यानी कि जबकि सिर्फ 30% जाता था हमारे यहाँ से इंडिगो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, 1810 तक ये जो है 95% तक पहुँच गया था। इतनी ज़्यादा हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे नील को। तो जैसा है कि इसका ग्रू, मतलब इसका मार्केट ग्रू किया, तो जो कमर्शियल एजेंट थे, ऑफिशियल थे कंपनी ने, इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि क्यों ना हम लोग इंडिगो के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। ठीक है ना, अब इसमें इन्वेस्ट करने के चक्कर में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अपनी जॉब को छोड़ दिया। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें अपना इंडिगो बिजनेस को देखना था। अब इसमें क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था तो इससे अट्रैक्ट हो रहे थे, है ना। इसके बाद से न्यूमरस स्कॉट्समैन, इंग्लिशमैन इंडिया आए और प्लांटर बन गए, यानी कि इंडिगो प्लांटर बन गए। ठीक है, और जिसके पास पैसा नहीं होता था वो कंपनी से लोन ले लेते थे, या उस समय के जो बैंक्स थे उनसे वो लोन लेकर के प्लांटर बन गए। इससे कंपनी को भी फ़ायदा था कि जितने ज़्यादा प्रोडक्शन होगी हम मार्केट में जाएगा और हमारे यहाँ जो कॉटन इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये जो फिगर है ये जो है ये इंडिया का नहीं है, ये फ्रांस का है। द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिंगो अगस्त 1790 पेंडेड बाई जनवरी स्कूहोडोल्स्की। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो फ्रेंच प्लांटर थे वो इंडिगो को प्रोड्यूस करते थे, शुगर भी प्रोड्यूस करते थे सेंट डोमिंगो में, कैरिबियन आइलैंड के पास। तो जो अफ्रीकन स्लेव्स थे, स्लेव्स मतलब जो गुलाम जिसको आदमियों के द्वारा खरीद करके जो मर्जी वो आप करवाते हैं वो, तो वो प्लांटेशन के लिए काम करते थे। तो उन्होंने 1791 में वो क्या हो गए, एक रिबेलियन, एक क्रांतिकारी के फॉर्म में उभर गए। उन्होंने क्या किया, जो प्लांटेशन था वो उसको जलाने लगे, जो रिच प्लांटर्स थे उनको वो मारने लगे। तो 1792 में जो फ्रांस थे उसने जो सैलवरी है यानी कि जो दास प्रथा है उसको एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश यानी कि उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, और इस इवेंट के बाद से क्या हुआ कि जो इंडिगो प्लांटेशन है कैरिबियन आइलैंड का वो कोलैप्स्ड हो गया। तो इस तरह से आपने एक रीज़न देख लिया कि वो जो वहाँ के जो स्लेव्स थे वो मतलब उनकी रिवोल्ट करने लगे, तो इस तरह से जैसे कि आधा कम हो गया था, तो कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी जिसकी वजह से इंडिगो हमारे इंडिया के आउटसाइड उसकी खेती कम होने लगी। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, अब सवाल खड़ा होता है कि इसको कैसे वो लोग मतलब कि इसको कल्टीवेट करवाते थे। ठीक है, तो जो इंडिगो जो कल्टीवेट होता था, ठीक है,
इसको कल्टीवेट करने का दो सिस्टम था। एक सिस्टम था नीज और एक था रेयोटी। ठीक है, तो नीज में क्या होता था, जो प्लांटर था उसके पास लैंड होता था, उसको डायरेक्टली कंट्रोल करता था, है ना। और रेयोटी में क्या होता था कि वो तो या फिर ज़मीन खरीद लेता था या फिर रेंट कर लेता था अदर ज़मींदार से, और उसको वो हायर्ड लेबरर के द्वारा एम्प्लॉय करके वो उसको करवाता था। ठीक है, तो नीज और रेयोटी मतलब क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि जो नीज कल्टीवेशन है इसके साथ प्रॉब्लम क्या था। जो नीज कल्टीवेशन है इसमें प्लांटर्स जो थे उनको इस बात से डिफ़िकल्ट होने लगा, क्योंकि उनका जो एरिया था वो फिक्स था कि मानते हैं कि इसका पर्सनल लैंड तो फिक्स ही होगा, और इसके अलावा जो जिस पे वो लोग काम कर रहे थे वो डेंसली पॉपुलेटेड थे। यानी ऐसा नहीं है कि आप उनको हटा करके वो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत सारी आबादी है, वो कहाँ जाएगी। तो एक स्मॉल प्लॉट पे वो क्या हो रहा था, वो काम हो रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्लांटर्स जो थे उन्होंने मतलब कि क्या कहते हैं, इंडिगो प्लांटेशन के लिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे ब्लॉक ले लिए। अब वो जो थे वो लैंड किस फॉर्म में लेते थे, उनको लीज़ करना होता था, और वो जो थे वो यूजुअली जो थे इंडिगो फैक्ट्री के पास वो लीज़ लेते थे, है ना। और वहाँ के जो इविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द एरिया, और वहाँ के जो किसान थे वहाँ से उनको भगा देते थे। बट दिस ऑलवेज लीड्स टू कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, यानी कि उनको पास ज़मीन नहीं मिला। ठीक है, तो ज़मीन मिलने के लिए वो क्या करते थे कि जहाँ पे फैक्ट्री का सेटअप था इंडिगो फैक्ट्री का, वहाँ के जो किसान थे उनको वो खदेड़ देते थे और उनकी ज़मीन को वो ले लेते थे। तो कभी कभी तो मामला सही से चल जाता था, लेकिन कभी कभी ये जो मामला है ये काफ़ी इंटेंसिफाइड हो जाता था, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, टेंशन हो जाता था, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती थी। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम था नीच कल्टीवेशन का कि ज़मीन लिमिटेड था। ठीक है, नॉट द वॉज द लेबर इजी टू मोबिलाइज, यानी उनको यहाँ से वहाँ करना भी इतना आसान नहीं था। ठीक है ना, और लार्ज प्लांटेशन को करने के लिए आपको नंबर ऑफ़ हैंड्स चाहिए, बहुत सारे हैंड्स चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है ना, और उसके साथ साथ क्या होती थी उस समय, राइस की भी खेती होती थी। अब जो नीज कल्टीवेशन है इसमें 1 बीघा, है ना, जो 1 बीघा है वो ब्रिटिश यूनिट में हिसाब से जो 1 एकड़ का लगभग 1/3 होता है। हम लोग बीघा जानते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कट्ठा बीघा हमारे यहाँ चलता है। तो 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए लगभग आपको 2 प्लॉ यानी 2 हल चाहिए। तो अगर मान लीजिए 1000 बीघा पे कर रहे हैं तो 2000 प्लग चाहिए। तो ये जो प्लग है या फिर तो आप खरीदिए या फिर तो आप रेंट पे लीजिए, तो इसके मेंटेनेंस में पैसा लगेगा या फिर परचेज में लगेगा। अब अगर आप इसको हायर भी करना चाहते हैं तो हायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे राइस की खेती होती थी। तो जो किसान है वो अपना चावल की खेती करेंगे तो हल कैसे दे देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम था, इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम था। ठीक है, टिल द लेट 19th सेंचुरी प्लांटर्स वेयर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड एरिया अंडर द नीज कल्टीवेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई नीज कल्टीवेशन में बहुत सारी दिक्कत है, तो इंडिगो की खेती को नीज कल्टीवेशन में काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा। ठीक है, तो हमने देखा कि उस समय तक सिर्फ 25% ही था, वही सिर्फ नीज कल्टीवेशन के अंडर में था, बाकी सारा जो था वो कल्टीवेशन इंडिगो का रेयोटी सिस्टम यानी कि रैयतवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत था। ठीक है, अब हम आते हैं कि इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेयोट्स, यानी कि उनके लैंड पे इंडिगो कैसे होती थी। तो अंडर द रेयोटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द राइट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसके तहत जो रैयत थे, है ना, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था। ठीक है, इसको सट्टा बोलते हैं, एग्रीमेंट। और वो प्रेशराइज करते थे विलेज हेडमैन को कि आप इसको साइन कीजिए रैयत के बिहाफ पे, यानी कि जो रैयत है वो तो बहुत सारे होते थे, तो वो नहीं करते थे, उनके बिहाफ पर उस विलेज का हेडमैन करता था, मुखिया करता था। और जो इस साइन करता था, है ना, उसको मिलता था कैश एडवांस के फॉर्म में प्लांटर से, जो कि बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, है ना, ताकि वो इंडिगो प्रोड्यूस कर सके। ठीक है ना, लेकिन जो लोन उनको दिया जाता था, जो कैश था, वो एक तरह का लोन था, है ना, वो मतलब कि 25% था। यानी कि अगर इंटरेस्ट कम भी है तो इतना कम है कि 25% है। 25% तो खुद ही बहुत ज़्यादा रेट है। अब इसके बदले में क्या होते थे, जो प्लांटर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते थे, वो आपको बीज, ड्रिल, उसके अलावा मतलब ये प्रोवाइड करते थे। और जो कल्टीवेटर हैं, यानी जिन्होंने जो रेयोट्स हैं, वो मिट्टी को बनाएंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, बोएंगे, बीज को बोएंगे
और क्रॉप की देखभाल करेंगे, ये उनका काम था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो किसान है वो जो इंडिगो है उसको वो काट रहे हैं, ठीक है ना। और ये अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल की बात है, ठीक है ना। और इसको मोस्टली जो है कटिंग जो मेन के द्वारा होता था, फीमेल नहीं काटती थी। फीमेल कहाँ क्या काम करती थी वो हम दिखा देंगे आपको। चलिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो किस तरह से इसको लाद करके खेतों से जो फैक्ट्री है, इंडिगो फैक्ट्री है, वहाँ तक लेकर के जाया जा रहा है, ठीक है। आइए अब देखते हैं हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड। ये बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग है, इसको एक अच्छे से मैं बताती हूँ कि कैसे ये बनता था, ठीक है। हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड। तो ये जो है इसको पेंटिंग जो है विलियम सिम्पसन ने 1863 में किया था। ये फैक्ट्री जो है ये इंडिगो फील्ड के पास ही सेटअप था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें होता क्या था। ये है फर्मेंटिंग वैट्स, ठीक है ना। फर्मेंटिंग वैट्स में क्या होता था, ये एक तरह का टंकी टाइप का होता था। और इसमें जो भी यहाँ पे ये जो आया आपका जो दिख रहा है ये इंडिगो, ये ला करके पहले इसको एक जो सबसे टॉप वाला है उसमें लेट सपोज कि मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये टंकी है, ठीक है ना। इस टंकी में क्या होता था कि उस पूरे क्रॉप्स को खेत से ला के फेंक दिया जाता था, ठीक है ना। अब क्योंकि हम जानते हैं कि वो हल्का होता है, तो हल्का होता है तो वो कहीं ना कहीं पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता था कि उसको डालने के बाद से उस पर लोहे का आयरन रखा जाता था, ठीक है। और उसके बाद से इस आयरन को यहाँ पे एक पोल टाइप का होता था, इसको ऐसे दबा करके इसको टाइट किया जाता था। तो ये क्या करता था, ये जो पूरा लोहा का जो ग्रिड है वो हल्का नीचे दब जाता था और पूरा जो पौधा है वो पानी में डूब जाता था, इमर्स हो जाता था। उसके बाद से उसको फर्मेंटिंग के लिए छोड़ दिया जाता था, यानी सड़ने के लिए। सड़ने के बाद से क्या होता था कि वो जो पूरा पानी है वो ग्रीन हो जाता था, यानी कि ये जो फर्मेंटिंग वैट्स है यानी सड़ने गलने के बाद से ये पूरा पानी हो गया ग्रीन। जैसे मान लीजिए ये टॉप वाला हो गया ग्रीन। उसके बाद से ये थोड़ा टॉप उससे नीचे जो फर्मेंटिंग वैट्स है ये उसमें क्या कर दिया, उसको ड्रेन, यानी कि सिर्फ पानी के तहत इसको इसमें लेके आ गए और बाकी जो उसका जो पौधा है वो उसी में रह गया, उसको हम छोड़ दिए। तो जब ये सेकंड वाले में आता था, ठीक है ना, सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में उसका कलर ग्रीन होता था, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ होते थे बीटर, है ना। इसका फिगर देख लीजिए आप, ये है हमारे वैट बीटर, है ना, ये वैट बीटर। अब ये जो वैट बीटर होते थे ये जो अपने चाकू से इस पैडल से लगभग उसमें 8 घंटा कमर तक के पानी में इसको चाकू से मारते रहते थे, यानी यूजुअली पानी को हिलाते रहते थे, ठीक है, इंडिगो सॉल्यूशन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब उसमें ये खड़े होकर के जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, है ना, वैट बीटर। तो इसमें वो क्या होता था कि वो जो वैट बीटर थे, तो अब ये सारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब ये सारा यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद से क्या होता था कि ये जो बीटर है चाकू से देख रहे हैं सब, आप देख पा रहे होंगे वो उसको पानी को, तो 8 घंटे तक पानी को बीट करने के बाद से पानी का कलर हो जाता था ब्लू और उसमें कुछ फ्लेक्स भी आ जाते थे, झाग टाइप के आ जाते थे, गुच्छे टाइप के। उसको वो लोग क्या करते थे, फिर से उसको कपड़े से वो झाग को छान करके बाहर फेंक देते थे। फिर एक साफ़ पानी मिलता था ब्लू, फिर उस ब्लू पानी को फिर से यहाँ से ड्रेन करके एक बहुत बड़े मतलब कि क्या बोलते हैं, बर्तन, डेग बोल सकते हैं, जहाँ पे कि आग लगा होता था। इसको 1-1.5 घंटे पकाया जाता था। पकाने के बाद से वो जो ब्लू कलर का जो लिक्विड है वो जेली के जैसा हो जाता था, ठीक है ना। फिर उस जेली को ठंडा किया जाता था। तो ये जो नील है ये आपको केक के रूप में भी काट के मिलता था और पाउडर के फॉर्म में भी मिलता था। तो इस तरह से इंडिगो की खेती होती थी। चलिए पढ़ लेते हैं। द इंडिगो विलेजेस वेर यूजली फैक्ट्रीज ओन्ड बाय प्लांटर, यानी जो फैक्ट्री था वो प्लांटर का होता था। उनको करने के बाद से वैट्स में यानी कि उस टंकी में डाल देते थे, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होता था कि लीव्स टू स्ट्रिप ऑफ, यानी कि उसको जो पानी था उसको जब फर्मेंट हो जाता था तो हटा लेते थे और वो उसमें वो बॉयल और बबल्स निकलने लगते थे। अब जो रॉटन लीव्स उसको हम हटा देते थे
ठीक है। और जो सेकंड जार है जिसको हम लोग बीटर वैट बोलते थे, है ना, उसमें वो कंटिन्यू क्या करते थे, स्टर करते थे, बीट करते थे पैडल से। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पहले तो वो ग्रीन होते थे, है ना, पहले तो वो ग्रीन होते थे, बाद में वो ब्लू में टर्न हो जाते थे। उसके बाद से उसको हम लोग दूसरे लाइम वाटर, सॉरी एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, जब वो ब्लू हो जाता था तो उसमें लाइम वाटर यानी कि चूना पानी उसमें मिक्स किया जाता था, ठीक है ना, वैट में। और उसके बाद से जो मडी फ्लेक्स है उसको हम लोग मडी वेक्स यानी कि जो झाग आता था, है ना, फ्लेक्स मतलब गुच्छा, उसको वो लोग कपड़े से छान के बाहर निकाल देते थे, और जो पानी रहा उसको वो लोग दूसरे ये में कर देते थे। अब उसको करने के बाद से जो वो उबल के आता था, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या हो रहा है कि वहाँ पे उबलने के बाद से जो जेली था उसको एक सांचे में डाला जाता था, और सांचे में डालने के बाद से उसको प्रेस किया जाता था ताकि जो उसका मॉइस्चर है, नमी है, वो निकल जाए। और तब उसको, जैसा कि यह बोल रहा है कि जो इंडिगो प्लांटर है बैकग्राउंड में लेके जा रहा है सूखने के लिए, तो उसको वो केक में बना देते थे छोटे छोटे टुकड़ों में, और या फिर उसको पाउडर में भी क्रश कर देते, स्मैश कर देते थे। उसके बाद से वो रेडी टू सेल था। हेयर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वर्कर्स स्टैम्पिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प, है ना, यानी उसको स्टैम्प कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, क्योंकि उसको केक्स में बना रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और बैकग्राउंड में देख रहे हैं वर्कर जो है इसको ब्लॉक्स को ड्राई करने, सुखाने के लिए लेकर जा रहा है। तो ये था इंडिगो की कहानी, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे कि जो क्रॉप्स था, है ना, वो जो उनको डिलीवर करते थे प्लांटर को, तो एक नया लोन मिल जाता था रेट्स को। अब ये जो साइकिल था वो चलते रहता था, है ना। इनिशियली तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे पैसा मिल रहा है, लोन मिल रहा है कम इंटरेस्ट पे, लेकिन बाद में उनको ये बहुत हार्ड सिस्टम लगने लगा, एक कड़ा नियम लगने लगा, जिसकी वजह से वो, क्योंकि बहुत लो प्राइस मिलता था, और ये जो लोन था वो नेवर एंडिंग था, तो एक तरह से वो इसमें वो दब दब गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि अब उसके ये था एक रीज़न, दूसरा रीज़न था कि जो इसका कल्टीवेशन है उसके लिए वो उनको इंसिस्ट करते थे, उनको बोलते थे कि नहीं, तुम्हारे पास जो ज़मीन है उसमें जो बेस्ट सॉइल है, जो बेस्ट मिट्टी है, उस पर ही तुम इंडिगो की खेती करो। और जैसा कि आप जानते हैं जो इंडिगो की उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत रूट्स काफ़ी डीप होते हैं, और जिसकी वजह से वो जो ज़मीन है, ज़मीन के न्यूट्रिशन को वो पूरा चूस लेते हैं, और उसके बाद से वैसे खेत पर अब दोबारा राइस भी नहीं उगा सकते हैं, जिसकी वजह से भी किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, ठीक है, एग्जॉस्ट द सॉइल रैपिडली, और उसके बाद चावल भी आप नहीं उगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लू रिबेलियन कैसे हुआ। तो मार्च 1859 की बात है कि जो थाउजेंड्स ऑफ राइट्स हैं उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया, बोला भैया अब हम नील की खेती नहीं करेंगे, हमें बहुत परेशानी हो रही है। और उन्होंने बोला कि जो रेंट है हम वो भी नहीं पे करेंगे, ठीक है ना, और जो फैक्ट्रीज है उन पर उन्होंने, इंडिगो की फैक्ट्रीज, उस पर अटैक भी कर दिया, तलवार से, भाला बर्छा से, बो एंड एरो यानी कि धनुष और तीर से। जो वुमेन औरतें हैं उन्होंने पॉट से, पैन से, किचन, ये क्या करनी है, झगड़ा करना चालू कर दिया। उसके बाद से जो लोग हैं उन्होंने, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, प्लांटर के साथ जो काम कर रहे थे, उनको सोशली बायकॉट भी किया, यानी उनके साथ कोई ताल्लुक मत रखो, जिसको क्या बोलते थे, गोमाथास बोलते थे, जो प्लांटर के सपोर्टर्स थे, सपोर्टर्स नहीं थे, एजेंट थे, जो उनका काम करने में, उसको चलाने में हेल्प करते थे। और जब वो आते थे रेंट कलेक्ट करने के लिए, तो वो उनको पीट भी देते थे गांव वाले, ठीक है ना। और रेट जो थे उन्होंने बोला कि आइंदा से अब कोई भी एडवांस देंगे तो नहीं लेना है, और ना ही इंडिगो को बोना है, ठीक है ना। और जो लठियाल आएंगे उनको भी देख लिया जाएगा कि किस तरह से, उनसे भी हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो इंडिगो पीजेंट्स थे इन्होंने ये डिसाइड किया, क्यों, जबकि वो इतने समय तक तो शांत थे, ठीक है ना, उनको ये क्रांति करने का पावर कहाँ से आ गया, हु गेव देम पावर टू रिपेल। तो हुआ क्या कि ये जो इसका जो ऑपरेशिव जो है, इसका जो मतलब कि क्या बोलते हैं, इसका विरोध जो है वो हमेशा से हो रहा था, लेकिन वो ओनली एट ए टाइम, यानी कभी कोई कर रहा था, कभी कोई कर रहा था, एकजुट होकर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये एक रिवॉल्ट के फॉर्म में नहीं आ रहा था। तो 1859 में क्या हुआ कि जो रेड्स थे उन्होंने, उनको लगा कि जो ज़मींदार हैं, लोकल ज़मींदार, है ना, जो हेडमैन है गांव के, वो हमें इस रिबेलियंस प्लांटर्स के थ्रू, उन लोगों ने उनकी हेल्प करने की आश्वासन दिया, ठीक है।
अब इसका कारण ये था कि बहुत सारे जो हेडमैन हैं, जैसे कि आपको पता है कि काम करना था रेड्स को और उनके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था हेडमैन को, उनको फोर्स्ड यानी ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था। मोबिलाइज से इंडिगो पीसेंट उनको यहाँ से वहाँ किया गया था, ठीक है ना। और फॉर्ट पिच बैटल यानी बहुत ही घोर युद्ध भी वो लड़े थे किससे, लठियाल से, वो हेडमैन, ठीक है। तो उनको भी इस चीज़ का एक खुन्नस था, तो हेडमैन भी इनके सपोर्ट में आ गए। अदर प्लेसेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेजेस, और कुछ कुछ जगहों पर तो देखिए कि जमींदार थे यानी कि जो तालुकदार और राजा जिनको हम बोलते हैं, वो गांव गांव खुद जाते थे और बोलते थे प्लांटर्स को कि रेड्स को बोलते थे कि तुम प्लांटर को रेसिस्ट करो, यानी उनका विरोध करो, मना करो, बोलो हम नहीं रुकेंगे, क्या कर लोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ज़मींदार थे, ये जो इंक्रीजिंग पावर था प्लांटर्स का, है ना, उससे वो नाखुश थे, है ना। और जो प्लांटर जो थे, है ना, जो कि उनका जो ज़मीन था वो उनको काफ़ी लंबे समय तक लीज़ पे ले लिए थे, इसकी वजह से भी वो क्या थे, थोड़ा गुस्से में थे। दो रीज़न था, एक रीज़न क्या था कि उनका जो पावर बढ़ रहा था, तो ज़मींदार राजा और तालुकदार थे, तो उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा था यार हमारी तो वैल्यू ही नहीं रह गई गाँव में। दूसरा क्या था कि ज़मीन ले लिए थे और काफ़ी लंबे समय तक, एक होता है ना कि फसल रोप लिया अब छोड़ दो भाई, तो नहीं, उनको बस रोपना ही रोपना है। तो जो इंडिगो पीसेंट थे, इन्होंने इमेजिन किया था जो कि ब्रिटिश है वो उनका सपोर्ट करेगी, ठीक है ना। क्योंकि हाल ही फिलहाल में 2 साल पहले 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं लगा था कि अगर उनको एक पॉसिबिलिटी थी कि एक और पॉपुलर रिवोल्ट ना खड़ा हो जाए, तो अब वो क्या करने लगे, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में वो गए और जा कर के वहाँ के जो प्लांटर्स थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, है ना, उन्होंने टूर किया, टूर करके उस रीजन को विंटर्स में गए थे 1815 में, जबकि मार्च में ये सिस्टम लागू हुआ था। और रायट्स को टूर में उनको देखा कि उनको जो प्लाइट है, या प्लाइट मतलब जो उनकी दशा थी, दुर्दशा थी, उसके लिए सिंपैथी वो किया, दिखाया। और उन्होंने मजिस्ट्रेट थे, है ना, जो एशले एडन थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि जो रायट्स हैं, है ना, उनको आप ज़बरदस्ती कंपेल यानी कि ज़बरदस्ती आप उनको इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। हालांकि क्वीन विक्टोरिया ने बोला कि जो अभी आपके का है, मतलब कि जो आपका रिसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको पूरा कर लीजिए, और नेक्स्ट टाइम से आपका मन करे तो आप इसको लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। उन्होंने इस बात को ये बोला क्योंकि उनको था कि भाई अगर हम इनको थोड़ा सा राहत नहीं देंगे तो फिर 1857 की क्रांति हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिबेलियन थे इंटेलेक्चुअल्स, वो मतलब कि रश टू इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में गए जहाँ पे बंगाल के, उन्होंने वहाँ के राइट्स की माजरी, वहाँ की दुर्दशा लिखी, है ना, प्लांटर्स की जो टायरेनी है, किस तरह से वो उन्हें रंकुस्ता कर रहे हैं वो लिखा, हॉरर्स ऑफ इंडिगो सिस्टम, क्या भयावह स्थिति है, सब लिखा। तो रिबेलियन के डर से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने बोला कि प्लांटर को जो एशॉल्ट कर रहे हैं, यानी जो उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, जो भी उनके साथ कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है ना। और एक इंडिगो कमीशन सेट किया जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि जो प्लांटर्स थे, है ना, जो गिल्टी थे, क्रिटिसाइज थे, उनको जो कोर्सिव मेथड यानी जो धमकी भरे ये सब वो कर रहे थे है ना, उनको उन्होंने देखा, ठीक है ना। और उन्होंने डिक्लेयर किया भाई कि अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो मन करे तो करो, नहीं तो नियर फ्यूचर में तुम रिफ्यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अब वहाँ अंग्रेज़ों ने नरमी रुख अपना लिया, क्योंकि उनको लग रहा था फिर से आंदोलन होगा, दिक्कत हो जाएगी। अब जब यहाँ से सारी चीज़ें हो गई तो अब इनका ध्यान आया कि भाई अब जो है अब हम बढ़ते हैं बिहार की तरफ, ठीक है ना। प्रोडक्शन तो चाहिए, वहाँ के लोग को मूर्ख बना लिए कुछ दिन तक, अब चलो वहाँ के लोग समझदार हो गए, अब चलो बिहार में आते हैं। तो वो लोग आ गए बिहार में। लेकिन हुआ क्या कि सिंथेटिक डाइस भी तब तक डिस्कवर हो चुकी थी लेट 19 में, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, जो बिज़नेस था वो काफ़ी उनका अफेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने में वो सफल रहे। महात्मा गांधी जब आए साउथ अफ्रीका से, ठीक है ना, तो जो किसान थे बिहार के, उन्होंने उनको परसुएड किया, यानी उनसे मतलब कहा कि रिक्वेस्ट किया कि भाई आप चंपारण आइए और यहाँ के प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स और यहाँ किसान नील के किसानों की आप यहाँ दुर्दशा देखिए। तो महात्मा गांधी विजिट किए 1917 को, ठीक है ना, जिसको हम लोग बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट यानी चंपारण आंदोलन, जो कि अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर यानी कि नील के जो जाने वाले थे उनके खिलाफ ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि ये था अ सॉन्ग फ्रॉम इंडिगो प्रोड्यूसिंग विलेज, यानी कि
जो यहाँ के जो लोग थे बंगाल के, तो काफ़ी ही बुरी स्थिति से वो लोग गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए, एक यूनिटी दिखाने के लिए वो सॉन्ग अपने फीलिंग्स को गानों के माध्यम से एक्सप्रेस करते थे। यहाँ पे इसका एक कुछ ग्लिम्पिस है, एक झलक है, देख लेते हैं। तो द लॉन्ग लाठीज वेल्डेड द प्लांटर ऑफ मोलाहाती नाउ लाई इन द क्लस्टर, यानी कि अब वो क्लस्टर में आते हैं, हाँ, जो बाबूज ऑफ कोलकाता है ना, वो सेल डाउन टू सी द ग्रेट फाइट, अब वो यहाँ पे जो लड़ाई होती है उसको देखने के लिए आते हैं। और दिस टाइम द रयट्स आर ऑलरेडी, दे विल नो लॉन्गर बी बीटन इन साइलेंस, और इस बार हम लोग चुपचाप मार नहीं खा लेंगे, ठीक है ना, यानी कि हम उस गो माताज को पीटेंगे भी, उन्होंने कहा। दे विल नो लॉन्गर गिव अप देयर लाइफ विदाउट फाइटिंग द लठियाल्स, है ना, और वो अपने जीवन को इतनी आसानी से नहीं गिव अप कर देंगे बिना लठियाल से लड़े हुए। यहाँ पे है आई वुड रादर बेग देन सोइंग इंडिगो। ये एक हाजी मुल्ला है, इंडिगो कल्टीवेटर हैं चंदपुर के, थाना हरडी। उनसे एक इंटरव्यू किया गया था, क्योंकि हमको पता है कि एक कमीशन सेटअप किया गया था इंडिगो को बंगाल में, वहाँ के रेबेलियन को शांत करने के लिए। तो वहाँ के कमीशन के जो मेंबर थे उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था 5 जून 1860 को, ट्यूसडे का दिन था, जो हजी मुल्ला है। तो उनसे कुछ क्वेश्चन किए गए थे, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है ना। तो डब्ल्यू.एस. सेटोन कौर जो है ना, कौर, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिगो कमीशन है, उन्होंने ये इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने कहा था कि आर यू नाउ विलिंग टू सो इंडिगो, एंड इफ़ नॉट ऑन व्हाट फ्रेश टर्म्स वुड यू बी एबल टू विलिंग। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम इंडिगो बोने के लिए अब विलिंग हो, मतलब इच्छा है तुम्हारी, और अगर नहीं है तो बताओ कौन सा फ्रेश टर्म, यानी अब हम अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन उसमें क्या अच्छा लाएं ताकि तुम्हें करने का मन कर दे। तो हर्जी मुल्ला ने बोला कि आई एम नॉट विलिंग टू सो, मैं रोकने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं जानता कि कौन सा ऐसा टर्म्स होगा जो कि मुझे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मिस्टर सेल जो है वो कहते हैं कि वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट अ रुपी अ बंडल, यानी एक बंडल अगर 1 रुपया में मतलब तुमको कहा जाएगा कि एक बंडल 1 रुपया में बो, तो भी नहीं बोलोगे। तो उन्होंने कहा नो आई वुड नॉट रादर दैन सो इंडिगो, यानी कि इंडिगो रोपने से अच्छा है कि मैं चला जाऊँगा दूसरे कंट्री और वहाँ जा कर के मैं बेग यानी भीख मांग लूँगा, लेकिन मैं इंडिगो की खेती नहीं करूँगा। आई वुड रादर बेग दैन सो इंडिगो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है ये बेसिकली एजुकेशनल वीडियोस के लिए ही बना हुआ है। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।